दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर। जी हां, सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम है और दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 उड़ानें डाइवर्ट की गई है, 20 उड़ानें रद्द की गई है। कोहरे की वजह से पिछले 2 दिनों में 400 से ज्यादा विमान देरी से उड़े हैं, तो विमानों का परिचालन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है कोहरे की वजह से। इसके अलावा सड़कों का जो हाल है वो भी आप देखिए, सड़क पर कैसे गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ है क्योंकि चारों तरफ धुंध है, विजिबिलिटी बहुत ही लो है और यही वजह है कि चाहे सड़क यातायात हो या फिर हवाई यातायात, सब पर इसका असर नजर आ रहा है। और चलिए आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम है, कार ड्राइव करना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं सर्दी का सितम भी जारी है, लोग अलाव के सहारे रात काटने को मजबूर हैं। कोहरे का असर ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी पड़ा है, यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर विजिबिलिटी आज बहुत कम है। दिल्ली एनसीआर का यह हाल है और साथ साथ उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में कई जगह इसी तरह के हालात है, विजिबिलिटी बहुत कम है। सर्दी का सितम जारी है, डबल अटैक इस वक्त कोल्ड का हो रहा है। एक तरफ लगातार गिरता पारा और दूसरी तरफ कम विजिबिलिटी। और फ्लाइट्स में देरी और कैंसिल होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी जानने की कोशिश की TV9 रिपोर्टर पुनीत शर्मा। कोहरे का असर हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में 400 से अधिक उड़ानें देरी से चल रही हैं। रविवार की अगर बात करी जाए तो 10 जो उड़ानें थी उनको डाइवर्ट किया गया, 20 उड़ानों को रद्द किया गया और पिछले 2 दिनों में 400 से अधिक उड़ानें अपने समय से देरी से चल रही हैं। और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में अगर बात की जाए तो जो भी एयरपोर्ट पर यात्री थे उनमें खासा गुस्सा था। तमाम लोग अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोहरे की वजह से फ्लाइट लेट हो रही थी जिनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। कोहरा काफ़ी ज़्यादा था और यही वजह है कि एयरपोर्ट पर काफ़ी असर उसका देखने को मिला। AIGI एयरपोर्ट पर 10 फ्लाइट डाइवर्ट की गई थी। गोवा से चलने वाली जो फ्लाइट थी परसों उसको दिल्ली पहुंचना था, लेकिन वो फ्लाइट पहले ही कई घंटे की देरी से चली और उसके बाद उसको डाइवर्ट किया गया और उसके बाद उसको दिल्ली लेकर के आया गया था। यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कोहरे की वजह से, जो फ्लाइट लेट हो रही है और उससे उनका शेड्यूल पूरी तरीके से ख़राब हो जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी इसी वजह से एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। फिलहाल सोमवार को सबसे ज़्यादा घना कोहरा था, जो तापमान था वो 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन दोपहर में धूप खिली और अब मंगलवार की सुबह फिलहाल कोहरे से हल्की राहत ज़रूर मिली है। जो विजिबिलिटी है वो भी साफ है। रविवार और सोमवार को जो विजिबिलिटी थी वो शून्य हो गई थी और यही वजह है कि विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से हवाई यातायात पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। और देखिए इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता विवेक शर्मा आपको नजर आ रहे हैं जो दिल्ली से लाइव है और पुनीत इस वक्त हमारे साथ नोएडा से लाइव हैं। और देखिए विवेक, सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं, ये बताइए कि क्या हालात है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे विजिबिलिटी काफी लो है और इसका क्या असर सड़क यातायात पर पड़ रहा है? देखिए, बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और आज सुबह की बात करें तो सुबह मौसम विभाग के मुताबिक 5:30 बजे जो तापमान है वो 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये तापमान और कम हो सकता है। और इस वक्त की विजिबिलिटी की बात करें तो दिल्ली कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के आसपास आंकी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी हाउस इलाके में, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पार्किंग लाइट जलाकर अपनी गाड़ी की सफर करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों की बात करें तो आलम यह है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। बात करें धोला कुआं की या फिर कर्तव्य पथ की, मंडी हाउस के आसपास की, फिरोजशाह रोड की, इसके अलावा दिल्ली कैंट एरिया की, वहां पर फोक जो है वो देखने को मिल रहा है। घना कोहरा छाया हुआ है जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। आज का न्यूनतम तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और मैक्सिमम तापमान 17 से 18 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग कहना है कि
दोपहर के वक्त धूप खिली रह सकती है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कड़ाके की ठंड ने दिल्ली वासियों को ठिठुरा के रख दिया है। फॉग के कारण लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं ये रेल यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही है, तो कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। फिलहाल की बात की जाए तो घना कोहरा जो है वो राजधानी दिल्ली में बहुत असर नजर आ रहा है और हर तरफ देखिए कोहरे की ये चादर जो बिछी हुई है, न सिर्फ फ्लाइट्स बल्कि सड़कों पर भी यातायात बुरी तरह से इससे प्रभावित हुआ है। पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए, चलेंगे उनके पास, लेकिन देखिए इस बीच खबर यह आ रही है कि दिल्ली में बीती रात दर्दनाक हादसा हुआ है। कोतवाली इलाके में शांति वन के पास दो कारों की टक्कर हुई है। पहले डिवाइडर से कार टकराई, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, तो सड़क हादसे की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। पुनीत हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, ये बहुत चिंता की बात है, लगातार हादसे की भी खबरें आ रही हैं। देखिए यातायात में परेशानी हो रही है, लोग देरी से कहीं भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच धुंध और कोहरे की वजह से एक्सीडेंट्स की भी खबरें आ रही हैं। इसको लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं? देखिए लगातार दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी थी। रविवार को सबसे ज्यादा लगभग 11 घंटे तक जो दिल्ली वाले थे, एनसीआर वाले थे, उनको कोहरे में रहना पड़ा। सोमवार की सुबह मथुरा के पास 2 बसों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 30 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। और दिल्ली में भी देर रात कोहरे की वजह से जो कार थी वो देख नहीं पाई, वो डिवाइडर से टकराई और उसके बाद एक दूसरी कार में टकरा गई थी, डिजायर कार, और इसमें 3 लोग जख्मी हुए थे और एक शख्स की मौत बताई जा रही है। कोहरे की वजह से दिल्ली और एनसीआर में लगातार इस तरीके के एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लोगों की जान जा रही है, तो काफी लोग इंजर्ड भी हो रहे हैं। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में भी आज विजिबिलिटी वो काफी कम है, कोहरा लगातार बना हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिनों के मुकाबले थोड़ा कम कोहरा है, लेकिन यहाँ अभी भी जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है, लगभग 150 के आसपास विजिबिलिटी है। कुछ इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर तक पहुंची हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जनवरी तक इसी तरीके से मौसम रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और इस वजह से शीतलहर, बिल्कुल यही वजह है कि लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ विजिबिलिटी बहुत कम है, घना कोहरा है और तापमान भी काफी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत और विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में भी कोहरे की वजह से यहां पर देखिए बड़े हादसे की खबर आ रही है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पुल से गिर गई, हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। तो लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी की राजधानी, जहां पर ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार है जो कि पुल से नीचे गिर गई। काफी लो विजिबिलिटी थी, काफी घना कोहरा था और बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ। ये तस्वीर आपके सामने, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जो कि पुल से गिरी है और इस हादसे में ड्राइवर काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया है, ड्राइवर घायल हो गया। जो जानकारी और इस हादसे के बाद स्कॉर्पियो की क्या हालत हुई वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और वहीं राजस्थान के पाली से बड़ी खबर है, संतों को ट्रक से कुचलने का वीडियो सामने आया है और ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर संतों को कुचला। घटना में कई जैन संत घायल हुए। घटना को लेकर जैन समाज में भारी आक्रोश है। जैन समाज ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जैन साधु संतों के ऊपर ट्रक चढ़ाने की तस्वीर राजस्थान के पाली जिले के तख्तगढ़ की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैन समाज के कई साधु संत एक जगह खड़े हैं। इसी दौरान एक ट्रक कुछ दूरी पर खड़ा रहता है। अचानक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ट्रक को देख लोग घबरा जाते हैं। जब तक लोग कुछ समझ पाते, ट्रक की रफ्तार तेज हो जाती है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और साधु संतों को कुचल देता है। ट्रक को देख कई लोग साइड हो गए, लेकिन कुछ लोग ट्रक की चपेट में आ गए। वीडियो देखकर साफ समझा जा सकता है कि ड्राइवर ने जानबूझकर साधु संतों के ऊपर ट्रक चढ़ाया है। इस घटना में कई साधु घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। साधु संतों के ऊपर ट्रक चढ़ाने की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि घटना 4 दिन पुरानी है। 4 दिन बाद इस घटना का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद जैन समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। जैन समाज ने इस घटना के विरोध में आईजी को ज्ञापन सौंपा है और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग रखी है। और वहीं आज से शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा पूजा। प्रायश्चित पूजा के साथ अनुष्ठान की शुरुआत होगी। प्रायश्चित पूजा के बाद कर्मकुटी पूजा होगी। आज करीब 5 घंटे से ज्यादा पूजा चलेगी। अयोध्या में आज से प्राण प्रतिष्ठा पूजा की शुरुआत हो रही है।
सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाले पूजन में 121 ब्राह्मण शामिल होंगे। पूजा की शुरुआत प्रायश्चित पूजा से होगी, जिसमें मुख्य यजमान शारीरिक, मानसिक और बाह्य तरीके से प्रायश्चित करेंगे। इस दौरान मुख्य यजमान 10 विधि से स्नान करेंगे। इसके बाद कर्मकुटी पूजा की जाएगी। पहले दिन करीब 5 घंटे पूजा चलेगी। और आज से 22 जनवरी तक अलग अलग पूजा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 12 अधिवास होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आमंत्रित लोग दर्शन करेंगे। 23 जनवरी से आम लोगों के लिए शुरू हो सकते हैं दर्शन। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है जानकारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज से 22 जनवरी तक अलग अलग दिन अलग अलग पूजन होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इसकी जानकारी दी है। 16 जनवरी यानी आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन होगा। 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर में प्रवेश होगा। 18 जनवरी शाम को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास होगा। 19 जनवरी सुबह औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास होगा और शाम को ध्यानाधिवास होगा। 20 जनवरी सुबह शर्कराधिवास, फलाधिवास होगा और शाम को पुष्पाधिवास होगा। 21 जनवरी सुबह मध्याधिवास और शाम को गयाधिवास होगा। 22 जनवरी को विधि विधान के साथ गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 23 जनवरी को आम लोगों के लिए दर्शन खोलने की तैयारी भी की जा रही है। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले अपनी। इधर राम मंदिर के गर्भगृह की सबसे नई तस्वीर सामने आई, आपको दिखाते। मंदिर में यहीं पर विराजेंगे भगवान श्री राम। जो गर्भगृह उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गर्भगृह में मूर्ति लगाने की अब तैयारियां हो रही हैं। तो ये ताजा तस्वीर आप देखिए, राम मंदिर की तस्वीर और गर्भगृह की तस्वीर आपके सामने है। हालांकि इससे पहले भी जब गर्भगृह की तस्वीर सामने आई थी तब चबूतरे की तस्वीर आपको दिखाई थी, लेकिन तब काफी काम था जो बचा हुआ था। लेकिन अब जब काम यहां पर लगभग खत्म हो गया और आज से जो पूजा अनुष्ठान है उसकी शुरुआत हो रही है। ये ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गर्भगृह की, और ये वही जगह जो कि इस वक्त हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं जहां पर रामलला की मूर्ति लगाई जाएगी। वही जगह इसी चबूतरे पर। तो बड़ी खबर और ये तस्वीर बेहद खास करोड़ों राम भक्तों के लिए, क्योंकि यही वो जगह, यही गर्भगृह है जहां पर रामलला भगवान राम विराजमान होंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, और इसके अलावा आप गर्भगृह की दीवारों को भी देख पा रहे हैं किस तरह से खूबसूरत जो नक्काशी है वो गर्भगृह की दीवारों पर की गई है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, लेकिन हापुड़ के तिगरी गांव के रहने वाले लोगों का उत्साह तब दुगना हो गया जब उन्हें पता चला कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उनके खेतों के फूल राम मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान रामलला का मंदिर हापुड़ के फूलों से महकेगा। हापुड़ के फूल उत्पादक किसानों को 10 टन फूलों का ऑर्डर मिला है। 17 जनवरी से अलग अलग प्रकार के फूलों को अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही है। किसानों ने बताया कि उन्हें गुलाब के अलावा गुलदारी, रजनीगंधा, गेंदा, ऑर्किड, एंथोरियम और बर्ड ऑफ पैराडाइज के फूल भेजने के ऑर्डर मिले हैं, जिन्हें 17 जनवरी से 21 जनवरी तक अयोध्या पहुँचाया जाना है। ऑर्डर मिला है जो अयोध्या रामलला के दरबार में सजाने के लिए 10 टन का, तो उसे हम 17 तारीख में जो अयोध्या भेजेंगे। रामलला के दरबार में कौन कौन सी वैरायटी के फूल जा रहे हैं आपके यहाँ से? ये जिप्सोफिला और गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, ये सभी जो वैरायटी हैं सब जाएंगी। और हमें सौभाग्य मिला है कि हम अपना फूल रामलला के दरबार में पहुँचाएं। जब से इन किसानों को अयोध्या से ऑर्डर मिला है तभी से इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और वहीं रामलला को जिस चांदी की थाली में भोग लगेगा उसे राजस्थान के कारीगरों ने तैयार किया। इस भोग थाली को लेकर वो जयपुर के कारीगर अयोध्या पहुंच गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए 60 सेकंड के अंदर। राजस्थान के कारीगरों ने रामलला के लिए विशेष भोग थाल बनाया है। जयपुर के ये कारीगर चांदी का भोग थाल लेकर अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा।
18 इंच के व्यास वाली चांदी की थाली को विशेष तौर पर तैयार किया गया है, जिसके बीच में सूर्य देव की आकृति उकेरी गई है। सूर्य देव के आसपास भगवान राम की 3 सुंदर तस्वीरें उकेरी गई हैं। इस भोग थाल के साथ विशेष तौर पर तैयार किया गया एक कलश भी इन कारीगरों ने ट्रस्ट को सौंपा है, जिसे काफी खास तरीके से तैयार किया गया है। 4 घोड़े सुनते हैं हम, भगवान राम के रथ के 4 घोड़े थे। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें दर्शाते हैं, काम, कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष। और यह कलश, ये 4 घोड़े उठाए हुए हैं 9 श्री राम से जुड़े हुए चिन्हों को, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सूर्य देव दिखाना चाहूँगा। ये पंखी है, ये कोदंड धनुष है, ये स्वास्तिक है, ये ध्वज है, ये श्री राम जी का तिलक है, ये ओम है, ये शंख है और ये कलश है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए खास तैयारियां की जा रही है। अयोध्या में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से तैनात है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में खास तैयारी चल रही है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि अयोध्या में 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई है। अयोध्या में पूरी तैयारियां कर लेंगे। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और सभी व्यवस्थाएं जो भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था हो चुकी हैं, सभी राम भक्तों के लिए तैयार है। क्या बाहर से भी डॉक्टरों की? हाँ, 500 से अधिक चिकित्सक लगाए गए हैं, फार्मासिस्ट, नर्सेज और सभी इंतजाम व्यवस्थित ढंग से एम्बुलेंसेज के साथ कर लिए गए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि अयोध्या दुनिया के नक्शे पर नई धार्मिक राजधानी बनकर उभरेगा। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, विश्व केंद्र उभरने वाला है और मेरे को पूरा यकीन है कि अयोध्या इस समय विश्व की टूरिज्म कैपिटल बन चुकी है। ये एक आस्था का भी क्षेत्र है, श्रद्धा का भी स्थान है। इधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह। इस बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रहने वाली मुस्लिम छात्रा बतुल जहरा का भजन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बतुल से बात की हमारी सहयोगी प्रीति रघुनंदन ने। मड़ी चौखट टुरका आज 4 धाम आए थे, लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत भेज मरे का राम आए दिन। वाह, बहुत खूब ज़हरा। सबसे पहले बताइए ज़हरा, ये आइडिया कैसे आया आपको कि ये गाना मुझे अपनी भाषा में गाना है? जी एक्चुअली 2 दिन पहले क्या हुआ, मैंने YouTube पे एक जुबीन नौटियाल का राम भजन सुना और मुझे पता है अयोध्या में राम मंदिर की आगाज हो रहा है 22 जनवरी को। ये सिंगर लोग इतने वायरल हो रहे हैं, इतना ये अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं, तो क्यों ना इसको मैं पहाड़ी में ट्रांसलेट करके देखती हूँ और पहाड़ी में लिखती हूँ। तो उसके बाद मैंने गाया। जो हमारे कश्मीर अहेड जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, उन्होंने इसको पोस्ट किया और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना वायरल हो जाएगा। लोगों ने इतना सारा प्यार दिया मुझे, उसके लिए सबको धन्यवाद। और प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वालों को देवकीनंदन ठाकुर का जवाब। सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मंदिर नहीं बना था। अयोध्या में गर्भगृह और पहला फ्लोर तैयार है, देवकीनंदन का बयान। प्रवास तीर्थ दर्शन सोमनाथ, ये जब सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट है, उन्होंने ये किताब लिखी है और उसमें उन्होंने बताया है कि जब पटेल साहब ने मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और मंदिर बनवाने के लिए सरदार भाई पटेल साहब उन्होंने जब मंदिर बनवाया तो तब तो गर्भगृह भी पूर्णतः बन के तैयार नहीं था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब तो गर्भगृह भी तैयार है, प्रथम तल जो है, 1 मंजिल जो है वो भी तैयार है। 15 सालों में ज़्यादा मंदिर बना, पहले चबूतरा वगैरह बनाकर उसको वहाँ पर जो है एक तरह से भगवान शिव के गर्भगृह में शिवलिंग को स्थापन कर दिया गया और 14 वर्षों के बाद में जो है उसके अंदर में ध्वजा वगैरह लगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि देखिए अभी बहुत शुभ घड़ी है, बहुत शुभ मुहूर्त में ये भगवान जो है वहाँ पर राम जी वहाँ स्थापित होने जा रहे हैं और पूरा देश में ये इतना वर्षों के बाद हमें आनंद की खुशी की आई है।
इधर अयोध्या में पार्टी का झंडा लेकर दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ झड़प के बाद सियासत इस पर काफी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस नेताओं के अयोध्या जाने पर निशाना साधा। सोमवार को अयोध्या में दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कुछ लोगों ने झड़प की। कुछ लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झंडा छीनकर जमीन पर फेंक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को बरसाती मेंढक बताया। क्योंकि ये बरसाती मेंढक है जी, और मैं इसको मानती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक माना, लेकिन जब इनको लगा कि पूरा देश ही राममय हो गया है और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो है वो इन्होंने किया। अपना बर्तन भांडा उठाया और राजनीतिक रोटियां सेकने चले गए। लेकिन दूसरी तरफ मेरे को ये भी लगता है कि अगर राजनीति से परे होकर सुपथ पर आगमन हो तो वो देश के लिए अच्छा है, सभ्यता संस्कृति के लिए अच्छा है। और 2 दिनों के केरल आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी लोपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कोच्चि में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल कोच्चि में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। केरल में पीएम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के शेड्यूल के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचेंगे, जहां वीरभद्र मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम 3:30 बजे श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम पहुंचेंगे, जहां वो भारतीय राजस्व सेवा के 74वें और 75वें बैच के ट्रेनी अधिकारियों और भूटान की रॉयल सिविल सेवा के ट्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद मोदी शाम करीब 6 बजे कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कोच्चि में पीएम एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर तक रोड शो करेंगे। बुधवार को पीएम मोदी केरल के गुरुवयूर मंदिर और त्रिप्यार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। कोच्चि में पीएम 4000 करोड़ से ज्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 1 महीने के अंदर पीएम मोदी का ये दूसरा केरल दौरा है। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और बात करते हैं कांग्रेस की न्याय यात्रा की। तो कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज 3रा दिन है। बड़ी खबर आपको बताएं, नागालैंड पहुंच गई है कांग्रेस की न्याय यात्रा। आज कोहिमा के विस्वेमा से यात्रा को आगे बढ़ाएंगे राहुल गांधी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड पहुंच गई है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा के विस्वेमा से आज न्याय यात्रा आगे बढ़ेगी। न्याय यात्रा का आज 3रा दिन है और सुबह 8 बजे विस्वेमा से राहुल गांधी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9 बजे कोहिमा में राहुल गांधी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद राहुल कोहिमा के फुलबारी में जनता को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे चीफ ऑफ बोसो टाउन के SCERT कॉलेज ग्राउंड में यात्रा कुछ देर के लिए रुकेगी। दोपहर 1:30 बजे राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसके बाद 2:30 बजे रेंगबा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड से यात्रा फिर शुरू होगी। इससे पहले कल मणिपुर के कई इलाकों से राहुल की न्याय यात्रा निकली। 20 मार्च तक चलने वाली कांग्रेस की इस यात्रा में जगह जगह लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने नारेबाजी की। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती के मना करते ही एक्शन में आई कांग्रेस। कांग्रेस ने एसपी को फोन कर 17 जनवरी को मीटिंग के लिए कहा। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने बैठक बुलाई। एसपी 60 RLD 8 सीटों पर लड़ना चाहते हैं चुनाव। 2009 के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 25 सीट चाहती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सफाई। कांग्रेस ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। दिग्विजय सिंह का बयान, कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा था। विवादित भूमि में निर्माण से पहले इंतजार के लिए कहा। ईरान समर्थित गुट का
बड़ा हमला हुआ है। इराक में किया है रॉकेट से हमला। अमेरिका के अल हरीर बेस पर यह हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा है। रॉकेट से भी ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। यह तस्वीर आपके सामने देर रात की है, किस तरह से इराक में जो अमेरिकी बेस है अल हरीर, वहां पर बड़ा हमला किया है। ईरान समर्थित ग्रुप की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया। حاليا الساعة بيش هسه ب12 الا ربع. يا الله يا الله يا الله يا دخيلك يا الله دخيلك يا الله دخيلك يا الله دخيلك يا الله دخيلك يا الله. اللهم صل على محمد. عاين اللهم صل على محمد وآل محمد. حاليا دور خوين الساعة ب12. तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमला था जो कि अमेरिकी बेस पर किया गया। अल हरीर में जो इराक में अमेरिकी बेस, इस पर इस हमले को अंजाम दिया गया। चारों तरफ आपको धुआं और इसके अलावा आग का गोला नजर आ रहा है। एक बड़ा धमाका जिसकी आवाज भी साफ सुनी जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इराक के एरबिल, सीरिया के अलेप्पो में बड़ा हमला हुआ। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की तरफ हमला किया गया। हवाई अड्डे की ओर भी दागी गई मिसाइल। 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से दिया गया हमले को अंजाम। أين تارك شوية؟ तो अरब में अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ईरान समर्थित तमाम गुट एक हो गए हैं। अमेरिकी हमले से हूती के हथियार जरूर खत्म हो गए, लेकिन ईरान इसकी भरपाई बहुत जल्द कर देगा। अब ईरान समर्थित गुटों को पलटवार की खुली छूट दे दी गई है। सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज हो गए हैं। लाल सागर में भी हूती का हमला और विध्वंसक होने वाला है। ईरान की शह पर अमेरिका पर 4 मोर्चे से हमला होना तय माना जा रहा है। ईरान भले ही इस युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन ईरानी हथियारों से अमेरिका के खिलाफ जंग बेहद घातक और तेज हो सकती है। हूती के खिलाफ आपने अमेरिका का एक्शन देखा। अब देखेंगे अमेरिका के दुश्मनों का रिएक्शन। अमेरिका और ब्रिटेन भले ही बेहद ताकतवर देश है, लेकिन अमेरिका के दुश्मन बेहद खतरनाक है। अमेरिका ने उन संगठनों से दुश्मनी मोल ली है जिनका मकसद ही लड़ना और विध्वंस करना है। यही वजह है कि हूती पर भले बम बरसाया जाए या मिसाइलों से कहर पर पाया जाए, यह संगठन डर के दुबकने वाला नहीं। हूती का गठन ही एक खास एजेंडे के लिए किया गया था। यही वजह है कि हूती हो या हिजबुल्लाह, इनका मकसद सिर्फ विध्वंस है। अब सामने सुपर पावर अमेरिका हो या फिर नाटो के कई देश, एक नए खुलासे ने विध्वंस की आशंका को और बढ़ा दिया है। अमेरिका के टारगेट पर हूती के हथियार डिपो थे। अमेरिका का मिशन हूती के हथियारों को नष्ट करना था। नाटो ने हूती के 60 ठिकानों की पहचान कर हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद हूती के 30% हथियार सलामत रहे। ब्रिटिश टाइफून जेट और अमेरिकी लाइटनिंग स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हूती के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया।
30 लोकेशन पर किए गए अटैक में 90% टारगेट नष्ट किए गए, लेकिन फिर भी हूती के हथियार खत्म नहीं हुए। हूती के हथियारों को नष्ट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ईरान ने हूती को कई मोबाइल प्लेटफॉर्म वाले हथियार दिए हैं। सैटेलाइट और सर्विलांस विमानों की पकड़ में नहीं आते। यमन में हमले के बाद अमेरिकी एजेंसियों ने फिर से रिपोर्ट तैयार की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हूती के पास अब भी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक हूती पर हमले के दौरान 60 मिसाइलें दागी गई, 150 गाइडेड बम से हमले हुए, फिर भी 20 से 30% हथियार नष्ट होने से बच गए। अब इन हथियारों से हूती लाल सागर में ताबड़तोड़ हमले की फिराक में है। दूसरी तरफ ईरान ने हूती को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और अमेरिका के खिलाफ बदले का एक्शन शुरू होने वाला है। अरब वॉर में अमेरिका को घेरने का प्लान फाइनल है। चक्रव्यूह तैयार हो गया है। तो अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार किया जा चुका है। हूती बदले की आग में झुलस रहा है। अब जितने भी हथियार बचे हैं हूती उनसे विध्वंसक हमले कर सकता है। ईरान का दूसरा मोहरा हिजबुल्लाह है जो लगातार लेबनान बॉर्डर पर इजराइल पर हमले कर रहा है। अब ग्रुप भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। सीरिया और इराक में ईरान समर्थित गुट इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं और इन सब के पीछे ईरान है। ईरान सीधे तौर पर युद्ध में शामिल तो नहीं हो रहा, लेकिन अमेरिका के खिलाफ होने वाले हमलों में हथियार ईरान के ही हो रहे हैं शामिल। और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी हैं। रविवार को खरब अल जीर बेस को टारगेट किया गया। इरबिल एयरपोर्ट को भी एक बार फिर टारगेट किया गया। यहां अमेरिका का सैन्य अड्डा है। इसके अलावा कॉनिको ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया गया है। सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए। लाल सागर के तटीय इलाकों में हूती के खिलाफ शुक्रवार और शनिवार को हमले किए गए। लेकिन हूती के साथ ईरान, हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे संगठनों से एक साथ निपटना बड़ी चुनौती जरूर बन गया है। ईरान अब खुलकर अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ आ चुका है। ईरान ने कहा है अमेरिका का हूती के खिलाफ युद्ध का ऐलान गलत है। इससे लाल सागर में हूती के हमले अब जायज हो गए। ईरान के राष्ट्रपति ने हूती की तारीफ की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हूती के लड़ाकों को जांबाज बताया है। फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाने की तारीफ की। हिजबुल्लाह के आका ईरान ने हूती की तारीफ की तो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने भी हूती की तारीफों की झड़ी लगा दी। नसरुल्लाह ने हूती पर अमेरिका के हमले को मूर्खता बताया है। समुद्री रूट के लिए हमले को खतरनाक बताया। अमेरिका के हमले को दुनिया के लिए नुकसान कराने वाला बताया है। बयान कुछ भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान और हिजबुल्लाह हूती की पूरी तरह से मदद करने वाले हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने हूती को हुए नुकसान की भरपाई शुरू कर दी। ईरान से हूती के लिए हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई। लाल सागर को झुलसाने के लिए ईरान ने मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इराक, सीरिया, लेबनान और लाल सागर फिलहाल इन 4 मोर्चों पर अमेरिकी सैनिकों पर दबाव बनाने की तैयारी है।
विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका के खिलाफ ईरान प्रॉक्सी वॉर को ही आगे बढ़ाएगा और ईरान सीधे तौर पर युद्ध में हिस्सा ले, इसकी उम्मीद अभी भी कम है। हालांकि ये भी साफ है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने हूती पर पहले एक्शन के साथ ही आगे की रणनीति तैयार कर ली होगी। अमेरिका और ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि अगर हूती के हमले जारी रहे तो हूती के खिलाफ फिर से हमला किया जाएगा। अब हिजबुल्लाह हो, हूती या फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को मामूली नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन ताकतवर देशों के आगे इनका टिक पाना बेहद मुश्किल है। उम्मीद की जा रही है कि सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हमलों का भी बड़ा जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। संघर्ष भले ही लंबा चले, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन पर दबाव बनाने में ईरान को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर नाटो की ताकत की बराबरी नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।